ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच है जिसे दुधवा का जंगल आज भी याद करता है तो दुख, दहशत और दर्द से सिहर उठता है। एक बाघिन जिसे इंसानों ने पाला, जिसने जंगल से ज्यादा इंसानों पर भरोसा किया, जिसने साथ पले बड़े दूसरे जानवरों को कभी खरोच तक नहीं मारी। फिर एक दिन उसी बाघिन पर इल्जाम लगा कि वो इंसानों को मारकर खाने लगी है। सरकारी दस्तावेजों में लिखा है 24 इंसानी मौत, लेकिन जो लोग इस इलाके में रहते हैं या पलिया से दुधवा से नेपाल तक रोज चलते थे, उनका कहना है कि यह आंकड़ा 100 से ऊपर था। जंगल में गिनती कागज से नहीं होती, पर जंगल हिसाब सबका रखता है। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, कच्चे रास्तों पर, खेत खलिहानों में, जिसने भी साये को देखा, वो चेहरा, वो कदम फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए। सवाल ये नहीं है कि उसने कितनों को मारा, सवाल ये है क्या वो सच में आदमखोर थी, या इंसानों ने उसे वैसा बना दिया था, या फिर उस बाघिन को बनाया गया था बलि का बकरा। दोस्तों, इस रियल इंसिडेंट स्टोरी पर मैं पिछले लगभग 14 महीनों से काम कर रहा हूँ। इस कहानी की सच्चाई तक पहुँचने के लिए मैं दर्जनों बार वहाँ गया, जंगल किनारे बसे गाँव में, उन रास्तों पर जहाँ कभी लोगों का सामना बाघों से हुआ था। लोगों से मिला, उनकी यादों को सुना, पुराने किस्सों को जोड़ा और बिखरे हुए सच को एक धागे में पिरोने की कोशिश की। ये घटना आज से लगभग 50 साल पुरानी है, इसलिए इसके सटीक आंकड़े जुटाना न केवल मुश्किल था बल्कि कई बार नामुमकिन भी लगा। उस समय जिन लोगों ने इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था, उनमें से ज्यादातर आज इस दुनिया में नहीं है। कई लोगों के नाम तो किसी सरकारी दस्तावेज में भी दर्ज नहीं हो पाए थे और कुछ नाम सिर्फ यादों में बचे रह गए, गांव के बुजुर्गों की स्मृतियों में, अधूरी बातों में और उन जगह की खामोशियों में जहां कभी चीखें गूंजी थी। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि जितनी ज्यादा जानकारी संभव हो उतनी आपके सामने रख सकूं। ये कहानी थोड़ी लंबी जरूर होने वाली है, पर अगर आप इसे शुरू से सुनोगे तो ही आपको ये ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। और यकीन मानिए, शुरू से लेकर अंत तक इसकी एक एक कड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दौर का दस्तावेज है जब जंगल और इंसान आमने सामने खड़े थे, जब डर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था और जब हर कदम के साथ ये सवाल चलता था कि अब अगला शिकार कौन। तो चलिए धीरे धीरे उसी समय में चलते हैं, उन पगडंडियों पर जहां धूल अभी भी अतीत की गवाही देती है, उन जंगलों में जहां हर खामोशी के पीछे एक कहानी छुपी है। शुरू करते हैं उसी दिन से जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले समय में ये इलाका ऐसी घटनाओं की श्रृंखला का गवाह बनने वाला है जिसे लोग आज भी डर और सिरहन से याद करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1917 से, जब पंजाब के कपूरथला रियासत के राजकुमार कुंवर अर्जन सिंह का जन्म गोरखपुर में हुआ। उनका बचपन बलरामपुर रियासत के माहौल में बीता, जहां जंगल, शिकार और राजसी परंपराएं उनकी परवरिश का हिस्सा रही। कम उम्र में ही उनके शिकार के किस्से इलाके में मशहूर होने लगे थे और मात्र 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक बाघ का शिकार किया। आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रहा हूं बिली अर्जन सिंह की। अब यहां एक बेहद रोचक तथ्य जुड़ता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अर्जन सिंह को बिली नाम उनकी बुआ राजकुमारी अमृत कौर जी ने दिया था। वही राजकुमारी अमृत कौर जिन्होंने आजाद भारत के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई और देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना में केंद्रीय योगदान दिया। एक ओर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स की स्थापना की जा रही थी, तो दूसरी ओर जंगलों की दुनिया में एक और नींव तैयार हो रही थी, क्योंकि आगे चलकर दुधवा के घने जंगलों को पहचान, संरक्षण और वैश्विक महत्व दिलाने का काम
खुद बिली अर्जन सिंह ने किया था, जिसका परिणाम बना दुधवा नेशनल पार्क। यानी एक ही परिवार से निकले दो नाम। एक ने इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को आकार दिया और दूसरे ने जंगल और वन्य जीवों की जिंदगी बचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यहीं से शुरू होती है उस व्यक्ति की कहानी जो राजसी शिकार से निकलकर वन्य जीव संरक्षण का सबसे बड़ा चेहरा बन गया और जिसने दुधवा के जंगलों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उन्हें जिया, समझा और बचाने की लड़ाई लड़ी। सन 1960 की एक अंधेरी रात, जब जंगल पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था, उसी रात बिली अर्जन सिंह ने एक तेंदुए का शिकार किया। जीप की तेज रोशनी जब घायल तेंदुए पर पड़ी तो वह दृश्य उनके जीवन की दिशा ही बदल देने वाला साबित हुआ। तड़पता हुआ वह खूबसूरत प्राणी, जिसकी आंखों में डर, दर्द और जीवन की आखिरी चमक थी, बिली की अंतर्मन की गहराई में उतर गया। उसी पल उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शिकार बहादुरी नहीं, एक सुंदर जीवन को छीन लेने का अपराध है। उन्होंने महसूस किया कि जंगल का अद्भुत जीव इस तरह मरने का अधिकारी तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि जीने और जंगल को संवारने का हकदार था। उसी रात, उसी खामोशी में बिली अर्जन सिंह ने अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प लिया। अब वे बंदूक नहीं उठाएंगे, अब वो मारेंगे नहीं, अब वो सिर्फ बचाएंगे। राजसी ठाट बाट, शिकार की शान और विरासत में मिली रियासती पहचान, सब कुछ पीछे छोड़कर उन्होंने जंगल को ही अपना घर बनाने का फैसला कर लिया। खीरी जिले के वे घने जंगल, जिन्हें आज दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, बिली की कर्मभूमि बन गए। यहीं सुहेली नदी और नेवरा नाले के बीच की दलदली बाढ़ से घिरी जमीन उन्होंने खरीद डाली। जहां आम इंसान बसने से भी डरता था, वहां बिली ने भविष्य देखा, बाघों और तेंदुओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय। और यहीं जन्म हुआ टाइगर हेवन का, एक ऐसा स्थान जो सिर्फ घर नहीं था बल्कि एक विचार था, एक पश्चाताप से जन्मा प्रण और जंगल के प्रति समर्पण की मिसाल था। यही वो मोड़ था जहां एक शिकारी का अंत हुआ और एक महान संरक्षक का जन्म। जब ज्यादातर लोग बाघों की संख्या पर बात कर रहे थे, तब बिली बाघों की जेनेटिक हेल्थ पर सोच रहे थे और बाघों के संरक्षण को लेकर उन्हें चिंता सता रही थी। उनका मानना था कि भारतीय जंगलों में बाघों की आबादी छोटे छोटे कटे हुए जंगलों में सिमटती जा रही है। जब बाघ एक सीमित इलाके में ही रह जाते हैं और बाहर से नए बाघों का आना जाना बंद हो जाता है, तो वही बाघ आपस में प्रजनन करने लगते हैं। इसे ही इनब्रीडिंग कहते हैं। इनब्रीडिंग से जीन पूल कमजोर हो जाता है। जब करीबी रिश्ते वाले जानवर आपस में प्रजनन करते हैं तो खराब जीन दबने की बजाय सामने आने लगते हैं। शारीरिक कमजोरियां बढ़ती हैं। जन्म से टेढ़े पंजे, कमजोर दांत, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से कमजोर शावकों का जन्म होता है, जिसकी वजह से उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत घटती है। एक ही तरह का जीन पूल होने से किसी जंगल में बाघों की पूरी आबादी किसी एक बीमारी से पूरी तरह खत्म हो सकती है। इनमें प्रजनन क्षमता कम होती जाती है, गर्भधारण में समस्याएं आती हैं। कई शावक तो पहले कुछ महीने ही जीवित नहीं रह पाते और समय के साथ शावकों की संख्या घटती जाती है। बिली अर्जन सिंह की सबसे बड़ी आपत्ति ही ये थी। वो कहते थे, हम बाघों को बचाने के लिए जंगलों के नाम पर उन्हें एक बड़े चिड़ियाघर जैसी सीमाओं में कैद कर रहे हैं। उनका मानना था कि बाघों को बड़े जुड़े हुए जंगल चाहिए। अलग अलग जंगलों के बीच वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स होने चाहिए ताकि एक क्षेत्र के बाघ दूसरे क्षेत्र के बाघों से मिल सके और नया खून जीन पूल में आए। इसी सोच के साथ उन्होंने कई पीढ़ियों से चिड़ियाघर में पले बड़े बाघ के शावकों को इन जंगलों में पुनर्वास कराने का निश्चय किया और यह साबित करने की कोशिश की कि अगर सही माहौल मिले तो इंसानों के बीच पला बड़ा बाघ भी जंगल में सफल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये थी कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए भारत के किसी भी चिड़ियाघर से कोई शावक नहीं मिला। सन 1976 में बिली के एक दोस्त डाइटर प्लेज, जो कि एक जर्मन वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर थे, उन्होंने बिली की मदद करने की इच्छा जाहिर की। शर्त थी कि बिली उन्हें इस बाघ के शावक के
जंगल में पुनर्वास करने तक के सफर की फिल्म बनाने देंगे। कुछ समय बाद उन्होंने बिली को लंदन में बाघ के 2 नर शावक और एक मादा शावक के जन्म की सूचना दी, जिन्हें उनके जन्म के 2 महीने बाद इंग्लैंड के अलग अलग चिड़ियाघर एंटवर्प और ब्रिस्टल में नर शावकों को और मादा शावक को ट्वाइक्रोस जू में भेज दिया गया। बिली ने नर शावकों की बजाय मादा शावक को लाने में दिलचस्पी दिखाई। उनका मानना था कि पुनर्वास के लिए नर की बजाय मादा की सर्वाइवल दर ज्यादा होगी और उसे जंगल में नर की तुलना में कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। और जुलाई 1976 को बिली अर्जन सिंह इस मादा शावक, जिसका नाम जेन था, उसे लाने इंग्लैंड के ट्वाइक्रोस जू गए। लगभग 3 महीने की हो चुकी जेन को ट्वाइक्रोस जू के एक छोटे से बाड़े में रखा गया था। जू के मालिक मॉली बोथम ने बिली को जेन के केयरटेकर जोन रोज से मिलवाया। जोन सुबह और शाम के खाने के बाद जेन की एक्सरसाइज करवाता था। बिली जेन को भारत ले जाने से पहले उससे अच्छी तरह घुल मिल जाना चाहते थे। ऐसा करना इन दोनों के लिए जरूरी था। पहले दिन जेन बिली से अच्छी तरह मिली, लेकिन अगले ही दिन खेलते हुए उसने बिली को काट लिया। वो जॉन के साथ तो खेलती, पर बिली को काटने की कोशिश करती। तीसरे दिन भी जेन ने बिली के हाथ पर काट लिया और उन्होंने भी निश्चय कर लिया था कि वो ज्यादा से ज्यादा समय जेन के साथ बिताएंगे। अगले दिन सुबह की सैर के बाद से वो जेन के पिंजरे के बाहर बैठने लग गए और फिर लगातार बैठने के तीसरे दिन बिली के पिंजरे के बाहर बैठते ही जेन ने पिंजरे की जाली, जिस पर बिली पीठ टिकाकर बैठे थे, उस पर खुद को रगड़ना शुरू किया और प्रुस्टन की आवाज निकाली। ऐसी आवाज बाघ विश्वास और प्यार दिखाने के लिए अक्सर करते हैं। अगले दिन बिली के हाथों से खाना खाने से उन्हें भरोसा हो गया कि जेन को अब उन पर विश्वास हो गया है। सारी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करके बिली ने इंग्लैंड के हीथ्रो एयरपोर्ट से जेन को लेकर दिल्ली की तरफ उड़ान भरी। पर उन्हें डर था कि प्लेन के एयर पॉकेट में रखे जेन के पिंजरे पर कोई अन्य भारी सामान न गिर जाए। हीथ्रो से लेकर दिल्ली के बीच के हवाई सफर में पहला पड़ाव फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट आया, जहां जेन को पानी और पाउडर्ड मिल्क पिलाया गया। दूसरा पड़ाव तेहरान, और फिर कुछ घंटों के बाद जब जहाज ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया तो बिली ने राहत की सांस ली। पर मुसीबतें तो अभी शुरू हुई थी। लाल फीता शाही के चलते कागजी कार्रवाई में देरी होती गई और जेन, जिसका नाम बिली ने अब तारा रख दिया था, अपने साथ ले जाने की अनुमति मिल जाने तक उसे दिल्ली के चिड़ियाघर में रखा गया। बिली ने अपने एक नौकर बाबूलाल को तारा की रखवाली के लिए चिड़ियाघर में ही रहने का इंतजाम करवा दिया और 15 दिन चिड़ियाघर में रहने के बाद आखिरकार 16वें दिन 16,500 रुपये देने के बाद तारा को ले जाने की अनुमति मिल गई। इन 15 दिनों में बिली जब भी तारा से मिलने चिड़ियाघर जाते, तारा उन्हें देखते ही उत्साहित होकर उछलने लगती। सारी औपचारिकताएं पूरी करके बिली तारा को अपनी जीप में लेकर दिल्ली से खीरी की ओर रवाना हो गए। 8 घंटे का सफर करके ये पलिया पहुंचे, लेकिन इस समय पलिया से चंदन चौकी जाने वाले रास्ते पर से टाइगर हेवन के बीच का पूरा इलाका हर साल की तरह सुहेली और नेवरा की बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था। तो जीप द्वारा वहां पहुंचा जाना संभव नहीं था। बिली ने अपनी हथनी सितारा पर तारा का पिंजरा रखवाया और बाढ़ के पानी के बीच से होते हुए टाइगर हेवन पहुंच गए। पिछले 20 सालों से बिली का घर टाइगर हेवन, सुहेली नदी और न्योरा नाला, जो आगे जाकर सुहेली नदी में ही मिल जाता है, के बीच दलदली भूमि पर स्थित है, जो हर वर्ष बाढ़ प्रभावित हो जाती थी। तारा को लाने इंग्लैंड जाने से पहले ही बिली ने यहां पर तारा को रखने की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी और फार्म हाउस के किचन के पास ही उसके लिए एक बाड़ा भी बना दिया था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी एली नाम की डॉग
और हैरियट नाम की मादा तेंदुए को तारा से मिलवाना। इससे पहले भी बिली ने प्रिंस नाम के नर और जूलियट नाम की मादा लेपर्ड को पाला था, जिन्हें वयस्क हो जाने पर जंगल में छोड़ दिया गया। जब बिली तारा को लाने लंदन गए थे, तब हैरियट के 3 महीने के 2 कप्स थे, जो तारा के जन्म से 10 दिन पहले ही पैदा हुए थे। उसी समय इस इलाके में एक बाघिन भी अपने शावकों को पाल रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उस बाघिन के शावक अनजान परिस्थितियों में मारे गए। और जब बिली इंग्लैंड में थे, तो उन्हें पता लगा कि हैरियट के दोनों शावक भी मारे जा चुके हैं, जो शायद इसी बाघिन ने प्रतिशोध में मारे होंगे। क्योंकि लेपर्ड को वहां देखकर उस बाघिन को पहला शक इसी पर हुआ होगा। 5वें दिन तारा और एली का परिचय कराया गया। एली को देखते ही तारा ने उस पर छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही एली ने दांत दिखाकर विरोध किया, तो तारा वहीं रुक गई। वो दोनों एक दूसरे को सूंघते रहे, फिर मानो उनके बीच कोई अनकहा समझौता हो गया। वहीं दूसरी ओर हैरियट को बहुत पहले से आभास हो चुका था कि टाइगर हेवन में कोई और बड़ी बिल्ली आ गई है। शुरू में तो उसने खाना पीना भी कम कर दिया था, क्योंकि अपने शावकों की मौत के बाद से वो पहले ही तनाव में थी। अब बिली के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही थी कि वो तारा को लेकर क्या प्रतिक्रिया देगी। और 10वें दिन जैसे ही तारा को बाड़े से बाहर निकाला, वो सबसे पहले एली से मिली, लेकिन जैसे ही हैरियट को महसूस हुआ कि उसके और तारा के बीच में कोई सुरक्षित बाड़ नहीं है, तो वो भागते हुए सागौन के पेड़ पर चढ़ी और तुरंत वापस उतरकर भागती और गुर्राती हुई तारा की ओर लपकी। अपनी ओर गुर्राती हैरियट को देखकर तारा तुरंत रक्षात्मक स्थिति में उल्टी लेट गई। अब हैरियट उसके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन तारा हैरियट के आक्रामक बर्ताव के कारण पहले ही डर चुकी थी। समय के साथ धीरे धीरे तारा, हैरियट और एली एक दूसरे के आदी हो गए और बिली के साथ ये तीनों सुबह और शाम की सैर पर जाने लगे। हैरियट ने तारा के जन्म से 10 दिन पहले ही 2 कप्स को जन्म दिया था, जो बाद में मारे गए। तारा को देखकर न जाने क्यों उसका मातृत्व फिर से जाग गया और उसके साथ एक मां की तरह बर्ताव करने लगी। कई बार देखा गया कि हैरियट तारा को खेल खेल में पेड़ों पर चढ़ने के लिए भी प्रेरित करती थी। तारा पेड़ों पर चढ़ती भी, लेकिन बाघ की मूल प्रवृत्ति और शारीरिक बनावट उसे ज्यादा ऊंचाई तक जाने से रोकती। हैरियट नदी पार कर दूसरे किनारे से तारा और एली को अपने पीछे आने के लिए गुर्राती, तो उसका उत्तर तारा भी पुरुषन की आवाज निकाल कर देती, जो बाघ अक्सर भरोसा होने के बाद ही निकालते हैं। टाइगर हेवन के पास के इलाके में एक बाघिन की टेरिटरी थी, जिसका नाम बाबूलाल ने उसके बड़े आकार के कारण बड़ी बाघिन रखा था। उसके अलावा 2 नर बाघ भी उस इलाके में अक्सर देखे जाते थे। कुछ दिन बाद टाइगर हेवन में रुके सभी लोगों ने पूरी रात बाघों की मीटिंग कॉल सुनी। हैरियट को अपने बच्चे खोए लगभग 4 महीने हो चुके थे। फिर एक दिन प्रिंस, वही नर तेंदुआ जिसे बिली ने टाइगर हेवन में पालकर बड़ा किया था, नदी पार करके टाइगर हेवन की सीमा तक आया और हैरियट को साथ लेकर वापस जंगल में चला गया। दिसंबर आते आते तारा हैरियट जितनी बड़ी हो गई थी, लेकिन साथ ही उसके बर्ताव में अब थोड़ा बदलाव हो गया था। वो परिचित लोगों के प्रति प्यार से, लेकिन अपरिचित लोगों को देखकर थोड़ी परेशान हो जाती थी। सन 1977, नए साल का पहला दिन। टाइगर हेवन की सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी कि एक छोटी सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण घटना घट चुकी थी। तारा ने पहली बार अपने इलाके को सेंड मार्क करना शुरू किया था। यह जंगल की भाषा थी और इस नई आदत की शुरुआत उसने किसी पेड़ या झाड़ी से नहीं की, बल्कि सीधे
बिली अर्जन सिंह के पैरों पर यूरिन स्प्रे करके की। बिली एक पल के लिए चौंक जरूर गए, लेकिन तुरंत समझ भी गए कि तारा बड़ी हो रही है, अपने स्वभाव और जंगली प्रवृत्तियों की ओर लौट रही है। बाघ अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने और दूसरे जानवरों को चेतावनी देने के लिए इस तरह की गंध छोड़ते हैं। तारा का यह व्यवहार भी उसी प्राकृतिक बदलाव का हिस्सा था। उस दिन से टाइगर हेवन के पेड़ पौधे, पगडंडियां और घास के मैदान तारा की गंध से भरने लगे। यह सिर्फ एक आदत नहीं थी, यह उस सफर की शुरुआत थी जिसमें इंसानों के बीच पली एक बाघिन धीरे धीरे पूरी तरह जंगल की हो रही थी, अपने नियमों, अपनी सीमाओं और अपनी पहचान के साथ। दोस्तों, इस सच्ची और रोमांच से भरी कहानी में आगे क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए इसके आने वाले सभी भागों में मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस सीरीज का हर अगला वीडियो जितनी जल्दी हो सके आप तक पहुंचा सकूं, ताकि कहानी की एक एक कड़ी आप बिना किसी रुकावट के समझ सके। आगे जो घटनाएं सामने आएंगी वे और भी ज्यादा हैरान करने वाली, भावुक और सिहरन पैदा करने वाली होंगी। तो दोस्तों जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी अभी बाकी है।